Okay, friends, today we start with one of the very interesting and easy topic called as amalgamation, absorption, and external reconstruction. Very interesting, very nice topic. I will explain you straight away with the help of an example. मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करते जाऊंगा और एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल में एक कंपनी है बिग लिमिटेड और दूसरा कंपनी वहां पर है स्मॉल लिमिटेड वहां पर है, वो अपने कंपनी बेच रहा है। स्मॉल लिमिटेड इज selling the company and big limited is purchasing it. Big small को परचेज कर रहा है, ओके। तो इस सब में एक परचेजिंग कंपनी है बिग और एक सेलिंग कंपनी है स्मॉल। तो बिग लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो लोग सब स्मॉल लिमिटेड की फैक्ट्री, ऑफिस वगैरह सब असेट्स देखने को गए और फिर वो लोग ने डिसाइड किया, बिग लिमिटेड ने डिसाइड किया कि अरे ये स्मॉल लिमिटेड, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, स्मॉल लिमिटेड ये प्रीमाइसेस तुम्हारा हमको नहीं चाहिए, ये तुम रख लो, ये हमको नहीं चाहिए। तो बिग लिमिटेड सम एसेट्स उसका ले लेगा और सम एसेट्स उसका नहीं लेगा। उसी तरह बिग लिमिटेड बोल सकता है अरे भाई ये लायबिलिटी वाले को तुम ही पे कर दो यार, वो क्रेडिटर्स को देने का तुम ही पैसा दे दो। So my friend, Big Limited is a purchasing company. जब भी वो स्मॉल लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने जा रहा है तो वो डिसाइड करेगा कि कौन से एसेट्स वो लेगा, कौन सी लायबिलिटीज लेगा। हो सकता है कोई एसेट ना ले, हो सकता है कोई लायबिलिटी ना ले। नाउ बिग लिमिटेड will obviously have to make the payment to small limited. स्मॉल लिमिटेड के जो मालिक है, सेठ है, ओनर्स है, उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बाय द वे, स्मॉल लिमिटेड के मालिक कौन है, ओनर्स कौन है स्मॉल लिमिटेड के? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ जाता है। तो बिग लिमिटेड विल हैव टू गिव समथिंग to the shareholders of small limited. Purchasing company will give to the shareholders, equity shareholders को भी देना पड़ेगा, preference shareholders को भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर? या तो कैश देना पड़ेगा, या तो परचेसिंग कंपनी क्या करेगी मालूम है? अरे भाई मैं आपको मेरी कंपनी के शेयर्स दे देता हूं। परचेसिंग कंपनी विल गिव आइदर कैश टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी और परचेसिंग कंपनी कैन गिव शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दे सकता है, अपना प्रेफरेंस शेयर्स दे सकता है, कभी कभी डिबेंचर्स भी देता है। Whatever amount the purchasing company gives to the shareholders of the selling company is called as purchase price or purchase consideration. So purchase consideration मतलब क्या? अब एक कंपनी ले रहा है तो अपने को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं वो परचेज कंसिडरेशन है, ओके, ठीक है। सो मेरे दोस्तों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। स्मॉल लिमिटेड की ऐसी बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है। ये स्मॉल लिमिटेड की बैलेंस शीट है, वो हम बाद में देखते हैं। बिग लिमिटेड एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, बिग लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, बरसों से बिग लिमिटेड मार्केट में है, बहुत बड़ा नाम है बिग लिमिटेड वालों का, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है। टेक्स ओवर स्मॉल लिमिटेड, सो बिग लिमिटेड इस स्मॉल लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, मतलब परचेज कर रहा है। एक्सेप्ट कैश, बिग लिमिटेड वाला बोलता है हमको तुम्हारा कैश नहीं मांगता है,
ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। तीन चीज लेने का ना बोला परचेजिंग कंपनी ने, ठीक है। बिग लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, ये सेलिंग कंपनी है। तो बिग लिमिटेड क्या बोलता है, हमको कैश नहीं चाहिए, तो कैश पे जाके क्रॉस, ये सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट है, सेलिंग कंपनी का। कैश पे जाके क्रॉस, और क्या नहीं चाहिए वो लोग को, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स पे क्रॉस, और क्या नहीं चाहिए उनको, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। तो डील में ऐसा डिसाइड हुआ है कि परचेजिंग कंपनी सारे एसेट्स लेकर जाएंगे, सारे एसेट्स, कैश का ना बोला वो लोग ने, और ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, बोलते हमको डेटर्स नहीं चाहिए, तुम जानो। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम डेटर्स के पास से पैसा कलेक्ट नहीं करेगा, तुम जाके कलेक्ट करो, हमको ये दो एसेट नहीं चाहिए। अच्छा, और एक लायबिलिटी का भी ना बोला, पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमको नहीं चाहिए, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमको नहीं चाहिए, तुम जाके उनको पे करके आना, हम नहीं पे करने वाला है क्रेडिटर्स को, तुम पे करो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ के हमने क्रॉस रखा है, कैश का ना बोला, रिसीवेबल्स का ना बोला, पेबल्स का ना बोला। पॉइंट नंबर 2, बिग लिमिटेड विल इश्यू ₹10 in cash. Big Limited will issue ₹10 in cash for each equity shareholder. बराबर है। देखिए यहां पर इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, फुल्ली पेड 90,000। ये स्मॉल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बिग लिमिटेड ने क्या बोला, मैं 10-10 रुपया दूंगा for each equity share, for each equity share, for each equity shares, ठीक है। तो 9,000 इक्विटी शेयर स्मॉल के हैं, सेलिंग कंपनी के 9,000 इक्विटी शेयर्स है, परचेजिंग कंपनी ने बोला 10 रुपया एक शेयर का, तो 9,000 शेयर्स का मैं 90,000 रुपीज तुमको कैश में देगा। अभी जो सेलिंग कंपनी है स्मॉल लिमिटेड, वो लोग को कैश मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, एंड 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at ₹12 for every 3 इक्विटी शेयर्स। यहां से पढ़िए, बिग लिमिटेड विल इश्यू 2, बिग लिमिटेड विल इश्यू 2 इक्विटी शेयर देगा। बिग लिमिटेड यानी परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी क्या बोलता है, मैं हमारा 2 इक्विटी शेयर देगा फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स। परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2 फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स। परचेजिंग कंपनी ने बोला तुम्हारा हर एक 3-3 शेयर के सामने, परचेजिंग कंपनी ने उसको बोला तुम्हारा हर एक 3-3 शेयर के सामने हम हमारे कंपनी का 2 शेयर देगा, हाँ, और 10 रुपया कैश में देगा। और परचेजिंग कंपनी का एक शेयर वैसे तो 10 रुपीज का है, लेकिन उसका वैल्यूएशन ऑफ ₹10 एट ₹12, वैल्यूएशन 12 है भाई, ऑफ ₹10 मतलब उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन वो बोलते हैं भाई हिसाब में 12 रुपया लेंगे हम लोग, हमारा एक शेयर 12 रुपए का, ऐसा परचेजिंग कंपनी ने बोला। तो दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर्स राजी हो गए हैं, वो लोग रेजोल्यूशन पास करने को तैयार है। सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करने को तैयार है, वो लोग अपनी कंपनी बेचने को तैयार है। क्या सौदा हुआ है, परचेजिंग कंपनी उसको 10 रुपया कैश देगा और परचेजिंग कंपनी उसको 2 इक्विटी शेयर देगा फॉर एवरी 3। परचेजिंग कंपनी अपना खाली 2 ही शेयर देगा फॉर एवरी 3, ऐसा डील हुआ है, ठीक है। नाउ दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ पीसी। ये सेकेंड एडजस्टमेंट जो है वो परचेज कंसिडरेशन रिलेटेड है, बिकॉज व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, एनीथिंग जो परचेजिंग कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को देती है, वो पीसी में आता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ के हमने क्रॉस रखा, सेकेंड एडजस्टमेंट पीसी का है, परचेज कंसिडरेशन पीसी। थर्ड एडजस्टमेंट
it will also issue two 10% preference shares of 10 each for every 9% preference shares of small limited. It will issue two. परचेजिंग कंपनी अपना 2 इक्विटी शेयर्स देगी ऑफ ₹10 each फॉर एवरी 9% प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. सो दिस ऑल्सो विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीसी. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 4, revised values of land and building and plant and machinery 220 and 70 respectively. लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है. क्या होता है कि परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो राउंड पे जाते हैं, सब असेट्स एग्जामिन करते हैं, बाहर से कोई इंडिपेंडेंट एग्जामिनर को बुला के लाते हैं जो बताएगा कि आज की डेट में उसका करेक्ट वैल्यू कितना है, बिकॉज ये तो पुराना वैल्यू हो सकता है. तो व्हाट इज द रिसेंट एकदम रिवाइज वैल्यू, तो बाहर से टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और असेट्स का रिवाइज वैल्यू ढूंढा जाता है. ठीक है. तो इधर रिवाइज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 220 एंड 70. ये लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है तो हम आर लिखेंगे. प्लांट एंड मशीनरी का रिवाइज वैल्यू दिया है तो हम आर लिखेंगे. क्रॉस मतलब परचेसिंग कंपनी बोलता है नहीं हमको नहीं चाहिए ये. आर मतलब क्वेश्चन में उसका रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, उसका क्या करने का वो हम बाद में देखते हैं. पॉइंट नंबर 5, ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज्ड 35,000. ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज्ड मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स पे क्रॉस है. परचेसिंग कंपनी बोलते हैं हम नहीं जाएगा, डेटर्स के पास हम नहीं जाएगा. तो जब इस सेलिंग कंपनी खुद गया डेटर्स के पास पैसा कलेक्ट करने को तो 35,000 उनको मिला. तो कुछ नया वैल्यू दिया है. यहां पे 40 है, यहां पे 35 है, तो हम आर यहां पर भी लिखेंगे. ये है रिवाइज वैल्यू, ये है रिवाइज वैल्यू और ये रिसीवेबल्स का भी कुछ रिवाइज वैल्यू दिया है. ठीक है सर, क्या करने का विल सी. पास नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ स्मॉल लिमिटेड. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ स्मॉल लिमिटेड. तो सेलिंग कंपनी के बुक्स में हमको लेजर अकाउंट्स बनाना है. ठीक है माय फ्रेंड्स. तो ये सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट दिया है, 5 एडजस्टमेंट दिया है. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें आर और क्रॉस मार्क करने का. आर और क्रॉस. जैसे जैसे किसी का रिवाइज वैल्यू दिया है आर लिखो, जैसे जैसे कोई एसेट नॉट टेकन हो रहे क्रॉस करो. ठीक है. अच्छा, और पीसी का इंफॉर्मेशन है तो पीसी लिखते जाओ. परचेसिंग कंपनी उसको दे रहा है, शेयर्स दे रहा है, कैश दे रहा है, परचेसिंग कंपनी कुछ दे रहा है, शेयर होल्डर्स को कुछ दे रहा है, मालिक को कुछ दे रहा है, सेठ को कुछ दे रहा है, तो पीसी हो जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है. एक बार सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं. सेलिंग कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड, सो 20,000. 9,000 इक्विटी शेयर्स है, फिर कुछ जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 10% डिबेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, रिसीवेबल्स, कैश, अंडरराइटिंग कमीशन, ये उनका बैलेंस शीट है और एडजस्टमेंट हमने पढ़ा. When we read the adjustment, mark R. When we read the adjustment, put a cross. When we read the adjustment, write PC. Now, in the books of selling the company, old company, selling company को old company भी बोलते हैं. In the books of selling company यानी कि old company यानी कि small limited. दोस्तों, selling company की books solve करने के लिए मैंने एक मास्टर की बनाया है जो कुछ इस तरह से है. ये स्टेप्स है. पहला स्टेप है पी. पी मतलब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन. देखिए, तो हम पहले स्टेप पी करते हैं. परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन. नेट पेमेंट्स मेथड मतलब परचेजिंग कंपनी जो पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को, वो हम लिस्ट बनाएंगे. देखिए कॉलम्स देखिए. What is the purchasing company giving?
तो पॉइंट नंबर 2 में है 10 इन कैश। तो व्हाट इज द परचेसिंग कंपनी गिविंग? कैश। फॉर हुम बिग लिमिटेड विल इश्यू ₹10 इन कैश फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो ये किसके लिए है कैश? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा, कैलकुलेशन। व्हाट इज द परचेसिंग कंपनी गिविंग? कैश। किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ₹10 फॉर ईच इक्विटी शेयर, ₹10 फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो सेलिंग कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स देखिए आप लोग कितना है, 9000 इक्विटी शेयर्स। So obviously X is equal to ₹90,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश मिल रहा है। अच्छा, सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी अपना शेयर्स भी दे रहा है, खुद का शेयर्स भी दे रहा है उसको। तो कितना दे रहा है ये देखिए, बिग लिमिटेड विल इश्यू टू इक्विटी शेयर्स for every 3 equity shares. Purchasing company will issue 2. अच्छा, second point. What is purchasing company giving? Equity shares of purchasing company. What is purchasing company giving? Equity shares दे रही है। किसको दे रही है? Equity shareholders को। अच्छा, अभी वर्किंग कैसा है? कैलकुलेशन, परचेज कंपनी 2 देने वाली है, तो यहां हम लिख सकते हैं परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2 फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स। परचेजिंग कंपनी 2 इक्विटी शेयर देगी फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के 9000 शेयर्स है, ये शेयर्स है ना, रुपीस नहीं है, शेयर्स। 9000 शेयर्स है, 9000 इंटू 2/3, 9 इंटू 2 18, 18/3। इसका आंसर आएगा 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी ऑफ ₹10 एट ₹12। मतलब वो फेस वैल्यू 10 है लेकिन हिसाब में 12 लेने का। देयरफॉर 6000 शेयर्स इंटू 12, 72,000 रुपीज। परचेजिंग कंपनी मालिक लोगों को 90,000 कैश देगा, 72,000 का इक्विटी शेयर्स देगा। अच्छा, और सेकेंड पॉइंट इज पीसी। थर्ड पॉइंट, इट विल ऑल्सो इश्यू 2 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स। ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है सर? इट इज द रेट ऑफ डिविडेंड। परचेसिंग कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो 10% वाले, मतलब वो लोग सबको 10% डिविडेंड देते हैं, उसका कुछ करने का नहीं है। द कंपनी विल इश्यू 2 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ स्मॉल लिमिटेड। ठीक है, तो अभी पॉइंट नंबर 3। ये मेरे पास यहां पर जगह नहीं है, यहां करते हैं आप लोग। ये है अपना पॉइंट नंबर 3। ठीक है, व्हाट इज द परचेसिंग कंपनी गिविंग? परचेसिंग कंपनी विल इश्यू 2 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट इज परचेसिंग कंपनी गिविंग? 10% प्रेफरेंस शेयर्स।
किसको देने वाले हैं वो लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम है 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कैलकुलेशन में परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2, परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2 shares for every 1 share। ठीक है, तो सेलिंग कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर, सेलिंग कंपनी के टोटल प्रेफरेंस शेयर्स है 2000 शेयर्स। सो x इज इक्वल टू 4000 9% preference shares of ₹10। तो ये 40 आ जाएगा और ये टोटल पीसी आ जाएगा। ठीक है, $90 and $40, $130 and $72, $202। Let me check. Yeah. So this is a PC. Correct, my friends? Whatever the purchasing company gives to the shareholders of the selling company is called as purchase consideration. इस सम में परचेजिंग कंपनी इज गिविंग कैश टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। परचेजिंग कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स देंगे, वापस इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 चीज मिला, कैश मिला 90,000 का और इक्विटी शेयर्स मिला 72,000 का, और प्रेफरेंस शेयर्स को वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, only when the shareholders of the selling company are satisfied they will sign the resolution। एक बार मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, बाद में ही डील होगा। रेजोल्यूशन पास करने के लिए द शेयर होल्डर शुड बी सेटिस्फाइड। तो परचेसिंग कंपनी उसको बोल रही है कि भाई मैं आपको मेरा कैश दे रहा हूं, मैं आपको इक्विटी। सेलिंग कंपनी तो अभी बंद हो जाएगी, सेलिंग कंपनी का नाम और निशान मिट जाएगा। अभी सेलिंग कंपनी के जो शेयर्स है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो परचेसिंग कंपनी उनको बोल रही है भाई आप टेंशन मत लो, आपके पास सेलिंग कंपनी के स्मॉल के शेयर्स थे, अभी आपके पास मेरे शेयर्स आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रेजोल्यूशन साइन कर दो। ठीक है माय फ्रेंड्स। सो फर्स्ट स्टेप इज P, that is purchase consideration calculation, वो हमारा हो गया। ठीक है, ओके। नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ आफ्टर स्टेप P it is O for opening of accounts। Now this is in the books of सेलिंग कंपनी। ठीक है, तो सेलिंग कंपनी के बुक्स में कौन से अकाउंट्स ओपन करने हैं, तो ध्यान दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ये दोनों आप कंपल्सरीली ओपन कर दो। ठीक है, कभी कभी कैश और बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं आता है मान लो, तो वो एम्प्टी रहने दो, चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट कंपल्सरी ओपन करो। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सेलिंग कंपनी उसके खुद के जो इक्विटी शेयर्स है उसका एक इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाएगा। ठीक है, फिर 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। सेलिंग कंपनी की बुक्स है, तो सेलिंग कंपनी की बुक्स में कौन से अकाउंट ओपन होते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। फिर सेलिंग कंपनी बोलते हैं हमारे अपने इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है, शेयर होल्डर्स का अकाउंट, ह्यूमन बींग्स है, ये सब पर्सनल अकाउंट है।
तो रियलाइजेशन कैश बैंक हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, हमारे अपने 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 9% यानी सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। ये भी पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद सामने वाले का अकाउंट, सामने वाला कौन है? अगर हम सेलिंग कंपनी है तो सामने वाला परचेसिंग कंपनी हुआ। दिस इज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ठीक है। तो हमारे अपने इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, हमारे अपने मतलब सेलिंग कंपनी ऐसा बोल रहा है, सेलिंग कंपनी बोल रहा है हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, हमारे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, सामने वाला परचेसिंग कंपनी अकाउंट। फिर और कौन से अकाउंट? परचेसिंग कंपनी के वहां से क्या मिला उसका अकाउंट खोलना है। तो परचेसिंग कंपनी के यहां से अपने को क्या मिला था? अगर आपको परचेज कंसिडरेशन याद है, कैश मिला था, तो उसका एक अकाउंट खोलो, तो ऑलरेडी ओपन है। तो परचेसिंग कंपनी के यहां से क्या मिला? 3 चीज मिला था। कैश अकाउंट, कैश मिला था, इक्विटी शेयर्स मिला था, परचेसिंग कंपनी ने अपना इक्विटी शेयर्स दिया था, परचेसिंग कंपनी ने अपना प्रेफरेंस शेयर्स दिया था। तो जो वहां से मिला है उसका एक अकाउंट खोलो। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी ओपन है। इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट, ये इक्विटी शेयर्स है जो परचेसिंग कंपनी के यहां से मिला है। ये इक्विटी शेयर्स और ये इक्विटी शेयर्स में कंफ्यूज मत हो जाइए। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है, मतलब सेलिंग कंपनी बोल रहा है हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमारे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और ये है वहां से जो आया है इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, वहां से प्रेफरेंस शेयर्स आया है, वहां से जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका नाम है 10%। सो 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट। सो माय फ्रेंड्स, P for purchase consideration calculation, O for opening of accounts। कौन से अकाउंट्स ओपन करने हैं? रियलाइजेशन कैश बैंक कंपलसरी ले लो, फिर हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, सामने वाला परचेजिंग कंपनी अकाउंट, अगर हम सेलिंग कंपनी है तो सामने वाला परचेजिंग कंपनी है, और फिर क्या मिला? तो वहां से हमें कैश मिला था, इक्विटी शेयर्स मिला था, प्रेफरेंस शेयर्स मिला था, तो उसका अकाउंट खोलो। कैश का अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, नाम क्या है? इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, ठीक है। दिस इज लाइक अ रियल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स वहां से आया, सो कम्स इन, ठीक है। सो दीज आर द अकाउंट्स व्हिच यू हैव टू open. Next step, P, transfer each and every item of the balance sheet to first 4 accounts. T is transfer each and every item of the balance sheet to the first 4 accounts. First 4 accounts कौन से होते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हमारे अपने। तो ये 4 अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अच्छा, जब हम ये ट्रांसफर करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में। Preference shares of 10 each 20,000, preference shares 20,000। मैंने क्या बोला? फर्स्ट 4 अकाउंट्स में। सो रियलाइजेशन कैश और बैंक, थर्ड नंबर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फोर्थ नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 9% यहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहां पर लिखने का बाय balance brought down 20,000,
ठीक है, तो फर्स्ट 4 अकाउंट्स में सर ये भी तो प्रेफरेंस शेयर्स है। बच्चा बोलेगा सर ये भी तो प्रेफरेंस शेयर्स है, तो यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट 4 अकाउंट्स, ये प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? जो वहां से आए हैं। ये तो सेलिंग कंपनी के खुद के प्रेफरेंस शेयर्स है। सो प्रेफरेंस शेयर्स विल गो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि सेलिंग कंपनी बोल रही है कि हे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यू आर अवर क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट में है, मतलब वो लोग क्रेडिटर्स है किसके? इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में से जब भी हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में किया जाता है। चलो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। अभी 90,000 इक्विटी शेयर्स है। चलो इक्विटी शेयर्स है तो यहां ट्रांसफर करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो अलग इक्विटी शेयर्स है। यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व। रिजर्व मीन्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स एंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिजर्व का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। ठीक है, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000। तो सेलिंग कंपनी बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमें 90,000 भी आपको देना है, हमें 30,000 भी आपको देना है, जनरल रिजर्व का पैसा भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो दे आर आवर क्रेडिटर्स ऑफ 1,20,000 सो फार। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वापस से इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। सर ये साइड ना, नहीं 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 नहीं, लायबिलिटी साइड जब भी आप ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो यहां पर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। 10% डिबेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये 3 बाकी है मेरे दोस्तों। ये 3 को आउटसाइड लायबिलिटीज कहा जाता है। लायबिलिटीज है ये। डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स लायबिलिटी वाले लोग हैं। कंपनी इज लायबल टू पे 1,40,000 टू द डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी इज लायबल टू पे 20,000 टुवर्ड्स क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स। तो ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज है। अगर आपको कोई पूछे आर डिबेंचर होल्डर्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी? नो 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 नो। तो अगर वो ओनर्स नहीं है तो डिबेंचर्स को कोई सादा लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है। मान लो डिबेंचर्स इज लाइक क्रेडिटर्स, कोई सादा लायबिलिटी क्रेडिटर्स। अच्छा, तो ये थिंग कहां जाएगा? फर्स्ट 4 अकाउंट्स बोला है मैंने, रियलाइजेशन में जाएगा। तो यहां पे आप ट्रांसफर कर दीजिए बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1,40,000, ट्रेड पेबल्स अकाउंट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट कितना है? 20,000। स्टूडेंट के मन में डाउट आया, सर इधर तो क्रॉस है, इधर तो क्रॉस है। हाँ, क्रॉस का मतलब है नॉट टेकन ओवर, लेकिन यहां पर हम टी स्टेप कर रहे। टी स्टेप का मीनिंग समझो। टी स्टेप, ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट वेदर इट इज टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर एट इट्स बैलेंस शीट वैल्यू टू द फर्स्ट 4 अकाउंट्स। तो इसमें क्या क्या अपने को ध्यान देना है? ईच एंड एवरी वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर। टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर नहीं देखना है। ट्रेड पेबल्स इधर लिख दो लायबिलिटीज में। सर लेकिन ये तो नॉट टेकन ओवर है। नहीं, सब लिखने का,
सब लिखने का, और बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट वैल्यू पे। ठीक है, मैं आपको सब स्टेप्स, आई डोंट हैव अ प्लेस जस्ट नाउ, मैं आपको सब स्टेप्स लिखाऊंगा बाद में। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000, मेरा लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो गया। ये तीनों लायबिलिटी को मैं सन्ड्री लायबिलिटीज, आई कैन ऑल्सो गिव द हेडिंग बाय सन्ड्री लायबिलिटीज एंड राइट डाउन ऑल दिस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर डिबेंचर्स कहां ट्रांसफर करना है? डिबेंचर्स इज जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब कंपनी इज लायबल टू पे देम, रियलाइजेशन में आएगा। ठीक है, तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, कितना सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर्स कहां जाएगा? ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगा। इक्विटी शेयर्स कहां जाएगा? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। चल, लेकिन कौन से साइड? वो तो क्वेश्चन पूछने का ही नहीं, इधर से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड। डिबेंचर्स हो, ट्रेड पेबल्स हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का। ठीक है दोस्तों, ओके सर, लेकिन यहां पर तो क्रॉस है। अरे टी स्टेज में ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम सब ट्रांसफर कर देने का, सब टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर देखने का ही नहीं। और एक बात, बैलेंस शीट वैल्यूज देने का। खैर इसमें तो कोई रिवाइज वैल्यू आया ही नहीं है। चलो अभी हम लोग असेट साइड ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। जब हम ये ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड में जाएगा, अभी डेबिट साइड में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग इज एन असेट, यहां पे सब सन्ड्री एसेट्स आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इधर 1 लाख रुपीज दिया है, 1 लाख रुपीज, और नीचे रिवाइज वैल्यू दिया है। देखो, रिवाइज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 220 एंड 70, सो रिवाइज वैल्यू इज 220। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग 220, ना, ट्रांसफर स्टेज में बैलेंस शीट वैल्यू लेने का है। बैलेंस शीट वैल्यू 1 लाख है, नीचे 220 है, बैलेंस शीट वैल्यू लेना है, रिवाइज वैल्यू नहीं लेना है। सर तो वो रिवाइज वैल्यू का क्या करे, वी विल सी लेटर, लेकिन ट्रांसफर स्टेज में बैलेंस शीट वैल्यू लेने का खत्म। नेक्स्ट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 90,000 है, लेकिन आर लिखा है, 70,000 दिया है, रिवाइज वैल्यू 70,000, तो रिवाइज वैल्यू लिखू 70,000, रिवाइज वैल्यू लिखू या पुराना वैल्यू लिखू 90,000, क्या करूं? बॉस, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, रिवाइज वैल्यू नहीं लेने का। नाउ आगे मैं आपको सिखाता हूं क्या करने का, लेकिन ये सब क्या हो रहा है ट्रांसफर स्टेज में, क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। हाँ ठीक है, ये ट्रांसफर स्टेज में एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बोलता हूं। हाँ, सेलिंग कंपनी का बिजनेस अभी बंद हो रहा है, उसका नामो निशान मिट जाएगा, तो सेलिंग कंपनी का जो बुक्स है वो अभी कुछ काम का नहीं है। सेलिंग कंपनी के पास जो शेल्फ है वहां पे एक लेजर बुक पड़ा है, लेजर बुक। वो लेजर बुक के एक एक पेज पे एक एक अकाउंट है। ओके, वैसे मान लो 1000 अकाउंट है। ये तो एक प्रॉब्लम है, एग्जाम के लिए प्रॉब्लम है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लेटेस्ट से लेजर बुक में 1000 अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग पेज पे। अभी कंपनी बंद हो रहा है, अलग अलग अकाउंट रख के क्या फायदा। तो वो लोग सारे अकाउंट्स जो है वो बंद करके ये 4 अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर अकाउंट्स इजी हो जाएगा। अलग अलग अकाउंट की क्या जरूरत है, तो सारे अकाउंट्स बंद करके फर्स्ट 4 अकाउंट्स में वो लोग डंप कर देंगे। ठीक है, सो लॉजिक ऑफ ट्रांसफर स्टेजेस, देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट अकाउंट्स नाउ। अच्छा, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं।
मान लो लेजर बुक के एक पेज पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, सेलिंग कंपनी का लेजर बुक है ना, उसके एक पेज पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, मान लो। जस्ट एन एग्जांपल है। तो परचेज किया होगा तभी वो लोग ने इधर लिखा होगा टू कैश और बैंक अकाउंट, लेट अस से 1.25 lakhs एग्जाम्पल। फिर यहां पे होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेट अस से 25,000, जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फिर अलग नेक्स्ट पेज पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये सब क्या अभी रखने का। तो लोग क्या करते हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को बंद किया, इसका टोटल है 1.25 lakhs, इसका है 25K, सो इसको बंद किया। 1.25 lakhs, 1.25 lakhs, 1.25 lakhs में से 25,000 माइनस किया तो आ गया 1 लाख, बैलेंस आ गया 1 लाख। तो वो लोग क्या किया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं किया। क्या बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है इट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, अभी इसका नेक्स्ट ईयर है ही नहीं। तो सारे अकाउंट बंद करके वो लोग ये 4 अकाउंट्स में डंप कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप देखिए अभी ये 1 लाख रुपए का जो बैलेंस था वो रियलाइजेशन अकाउंट में गया, तो इधर क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, क्यों सब एसेट्स हम यहां लिख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एक अकाउंट था, उसको क्लोज करके जो भी बैलेंस आया रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, लेट अस से यहां पर एग्जाम्पल है 1 लाख में खरीदा, डेप्रिसिएशन 10,000, 90K, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरिड हम कैसे आ सकते हैं, कंपनी तो बंद हो रहा है। तो वो लोग ने क्या किया, सारे अकाउंट्स को एक एक पेज पे एक एक अकाउंट है, सारे अकाउंट को डंप करके एक चार्ट में डाल दिया। देखो इधर क्रेडिट में आया बाय रियलाइजेशन, तो इधर डेबिट में आया टू प्लांट एंड मशीनरी। देखो, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग माय फ्रेंड्स, करेक्ट, दिस इज द स्टफ। ओके, क्रेडिटर्स का अकाउंट, लेजर बुक पे एक मिस्टर जॉन है, उसका अकाउंट। तो हमने मिस्टर जॉन के पास से परचेज किया था, तो एंट्री क्या पास किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉन्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में, जॉन अकाउंट के क्रेडिट में, तो जॉन अकाउंट में आया बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, अभी अकाउंट बंद करते हैं, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया 20,000। तो बैलेंस कैरिड डाउन का लिखेंगे, अभी इसका भविष्य ही नहीं है, इसका फ्यूचर ही नहीं है, वेयर इट इज कैरिड डाउन, नेक्स्ट ईयर, देयर इज नो नेक्स्ट ईयर, रियलाइजेशन। इसलिए इधर डेबिट में क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स एक ही है, इधर डेबिट में तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया। सो दैट इज द फंडा आफ्टर ट्रांसफर स्टेज। ठीक है, सो ट्रांसफर each and every item of the balance sheet, whether taken over or not taken over at the balance sheet value to the first 4 accounts, whether taken over or not taken over. ठीक है, Amigues, preciso. फर्नीचर 30,000, investments 10,000, inventories 10,000, आप ऊपर सन्ड्री एसेट्स करके भी लिख सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्रॉस है तो नहीं लिखने का, हम लोग कौन से स्टेज पे, ट्रांसफर स्टेज, क्रॉस है ना तो नहीं लिखो, ये सब लिखा, अभी रिसीवेबल्स नहीं लिखने का, क्यों, क्रॉस है। अरे ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, ईच एंड एवरी आइटम वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर, भाई वो भी लिखना है यहाँ पे।
टेकन ओवर नहीं है तो क्या हो गया? ईच एंड एवरी आइटम ट्रांसफर करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आएगा। आर लिखा है, बैलेंस शीट में 40 है, रिवाइज वैल्यू देखिए यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज 35, बैलेंस शीट में 40, नीचे 35। बैलेंस शीट वैल्यू लेने का, वेदर टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर सब लिखने का, बैलेंस शीट वैल्यू लेने का। सर ऐसा क्यों होता है बैलेंस शीट वैल्यू लेने का? अभी अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया कि हर एक पेज पे ये अकाउंट है, हर एक पेज पे ये सब अकाउंट्स है, तो ये वैल्यू पे अकाउंट है, वो क्लोज होके रियलाइजेशन में आएगा। ठीक है, वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेलिंग कंपनी, वी आर क्लोजिंग द लेजर बुक ऑफ सेलिंग कंपनी। तो लेजर बुक में ये सब फिगर है। ये तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया, उसने बोला नहीं नहीं भाई लैंड एंड बिल्डिंग इतने का है, मशीन इतने का है, वो सब छोड़ो। बुक में हम लोग अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, सो बैलेंस शीट वैल्यू लेने का, नॉट टेकन ओवर है तो भी लेने का ट्रांसफर स्टेज में। कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश अकाउंट नॉट टेकन ओवर। नाउ माय फ्रेंड्स, cash has a special importance in this transfer stage. सुनिए ध्यान से, अगर कैश परचेसिंग कंपनी लेके जाता है, सेलिंग कंपनी का कैश अगर परचेसिंग कंपनी लेकर जाता है, तो जस्ट लाइक एनी अदर एसेट आप ऊपर लिख दो। इफ कैश इज टेकन ओवर देन ट्रीट कैश एज एनी अदर एसेट, और यहां पे लिख देने का कैश। लेकिन अगर परचेसिंग कंपनी बोलता है सेलिंग कंपनी ये 30,000 का कैश वी आर नॉट गोइंग टू टेक, इट मीन्स नाउ दिस 30,000 का कैश रिमेन्स इन द कैश अकाउंट ऑफ द सेलिंग कंपनी, इट विल रिमेन इन द कैश अकाउंट ऑफ द सेलिंग कंपनी। अच्छा, ये सेलिंग कंपनी का ही तो कर रहे हैं हम लोग, सेलिंग कंपनी का कर रहे हैं। यहां पर कैश का अकाउंट है, तो 30,000 इफ इट इज नॉट टेकन ओवर इट विल रिमेन इन द अकाउंट। देखो वर्ड अकाउंट है, इट विल रिमेन इन द कैश अकाउंट, पड़ा रहेगा वैसे ही। हाँ, तो यहां आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में, यहां से जब भी ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में 30,000। यहां पर हम कैश कभी लिखेंगे, यहां पर हम कैश कभी लिख सकते हैं इफ टेकन ओवर, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। और अगर कैश नॉट टेकन ओवर है, इफ NTO नॉट टेकन ओवर, तो अकाउंट में ही रहेगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। मेरे दोस्तों, कैश और बैंक ट्रांसफर स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण है। इफ कैश इज टेकन ओवर, ट्रीट इट लाइक एनी अदर एसेट और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, वैसे कैश को भी रियलाइजेशन में डाल दो इफ इट इज टेकन ओवर। इफ इट इज नॉट टेकन ओवर, तो कैश अकाउंट में रहेगा as to balance brought down, meaning सेलिंग कंपनी बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में 30,000 है सर, लेकिन सेलिंग कंपनी को तो खरीद लिया ना पूरा, परचेसिंग कंपनी का हो गया सब, लेकिन कैश नहीं हुआ है, कैश परचेसिंग कंपनी का नहीं हुआ है। देखो इधर लिखा है, देखो सेकंड लाइन में देखो, एक्सेप्ट कैश। ठीक है, तो कैश में भी केयरफुल। अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन। मेरे दोस्तों, ये अंडर राइटिंग कमीशन इज अ फिक्टिशियस एसेट। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स जो होते एसेट साइड में है, लेकिन उसको बेच के कुछ पैसा नहीं मिलता है, नॉन सेलेबल, पैसा नहीं मिलेगा आपको। लैंड एंड बिल्डिंग है, असेट में मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, बेच दो
पैसा मिलेगा। ये सब रियल एसेट्स है, बेच दो पैसा मिलेगा। मशीन पड़ा है, फर्नीचर है, स्टॉक पड़ा है, इन्वेस्टमेंट्स है, तुम्हारे पास बहुत सारे शेयर्स है दूसरी कंपनी के, डेटर्स से पैसा मिलेगा। अंडर राइटिंग कमीशन एक खर्चा है, वो होता असेट साइड में है, लेकिन वो बेचने की चीज नहीं है। सच अ फिक्टिशियस एसेट्स आर अ लॉस टू द कंपनी, इट इज लाइक अ लॉस टू द कंपनी। और लॉस किसको बिलोंग करता है? लॉस अगर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है तो ये लॉस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करेगा। तो मालूम है ये अंडरराइटिंग कमीशन किधर जाएगा? रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इट इज लाइक अ लॉस एंड दिस लॉस हैज टू बी बोर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। अंडरराइटिंग कमीशन इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा डेबिट साइड में। अंडरराइटिंग कमीशन 10,000, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट 10K। ठीक है, चलो लेट मी स्पीक मोर अबाउट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स जो होते हैं एसेट साइड में, लेकिन उसका सेलेबल वैल्यू नहीं होता, आप बेच नहीं सकते, उसको पैसा नहीं मिलने वाला है। यहां पे और एक आइटम आता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का चैप्टर था आपको FY BCom में या कहीं पर, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अगर हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा है तो इट्स एन एक्सपेंस ना, वो थोड़ी एसेट है। एक्सपेंस है, लॉस है, थोड़ी ना एसेट है। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। ये अंडरराइटिंग कमीशन मतलब वो लोग ने कमीशन पे किया है तो वो उनका खर्चा है, कोई असेट नहीं है। इट्स एन एक्सपेंस, इट्स अ लॉस। खर्चा हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है डेबिट साइड। अभी आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखो, सेलिंग कंपनी बोल रहा है भाई तुम्हारा 90,000 का तो कैपिटल है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोले तुम्हारा 90,000 का कैपिटल है, प्लस रिजर्व में 30,000 है, प्लस P&L 10,000 है, तो टोटल 90 प्लस 30 इज 120 एंड 10 130 का टोटल है। लेकिन उसमें से 10,000 हम आपको नहीं देंगे क्योंकि वो खर्चा है, वो लॉस है। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाते हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग असेट साइड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स। जब भी आप असेट साइड ट्रांसफर करते हो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, कैश। इफ कैश इज टेकन ओवर जस्ट लाइक एनी अदर असेट, रियलाइजेशन अकाउंट में डालो। इफ कैश इज नॉट टेकन ओवर तो कैश के अकाउंट में ही रहेगा ना, एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। या फिर दूसरे एसेट की तरह अगर टेकन ओवर है तो जैसे सब एसेट लिखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, वैसे लिख देने का कैश में। तो एक कैश में भी केयरफुल। दूसरा, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, नो सेलेबल वैल्यू, वो सब फिक्टिशियस एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डालने का। ठीक है, और एक बात मैं आपको बोलता हूं, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये साइड दिया होगा, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर भी दिया होगा। तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर जाता है ट्रांसफर स्टेज में? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। हाँ, साइड चेंज हो जाएगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया है, लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट में जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाता है, लेकिन अगर लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट साइड में। अगर असेट साइड में है, P&L अकाउंट कभी कभी असेट साइड में भी होता है, मतलब P&L का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? P&L का डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा, P&L का डेबिट साइड ज्यादा मतलब खर्चा ज्यादा। वो खर्चा ज्यादा हो गया P&L में, मतलब वो लॉस हो गया। तो अगर असेट साइड में है तो वो P&L का डेबिट बैलेंस है। अगर असेट साइड में है तो हम उसको बोलते हैं P&L का डेबिट बैलेंस, मतलब ये लॉस है। लॉस कैसे है सर?
इधर आना मतलब पी एंड एल का डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड इज मोर मीन्स एक्सपेंसेस मोर, एक्सपेंसेस मोर इज लॉस, करेक्ट? सो इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड. सो पी एंड एल इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाता है, पी एंड एल इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाता है. कौन सी साइड? तो सिंपल है, लायबिलिटी में तो क्रेडिट साइड, असेट में तो डेबिट साइड. पी एंड एल इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाता है, ये सब में तो इधर नहीं है. सो लेट मी इरेज. ओके फ्रेंड्स, PC calculation was over, opening of accounts was over, transfer stage is over, correct? Now record PC. जो हमने PC कैलकुलेट किया है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, हमने जो PC कैलकुलेट किया है वो 2,02,000 यानी 2,02,000 का PC है. तो वो 2,02,000 का जो PC है वो तो वर्किंग नोट में है. परचेज कंसिडरेशन का 2,02,000 अभी तक इधर लिखा ही नहीं है, तो रिकॉर्ड करो. हम लोग सेलिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी क्या बोलेगा? हे परचेजिंग कंपनी, हे परचेजिंग कंपनी, तेरे पास से 2,02,000 रुपीज लेना है, तेरे पास से 2,02,000 रुपीज लेना है, ऐसा सेलिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी को बोलेगा. सो परचेजिंग कंपनी को वो डेटर बनाएगा. जरा ध्यान दीजिए, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि हमने उसको डेटर बनाया, तेरे से लेना है, और वो सेलिंग कंपनी के लिए इनकम हो जाएगा. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो ये स्टेप जो आर है उसका नाम है रिकॉर्ड पीसी. रिकॉर्ड पीसी मतलब परचेजिंग कंपनी में जाने का, परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. ऑफ कोर्स इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, 2,02,000 बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट ब्रैकेट्स में पीसी. ठीक है, तो पहला वाला आर हो गया रिकॉर्ड पीसी. रिकॉर्ड पीसी मतलब हम लोग ने पीसी कैलकुलेट किया है फर्स्ट स्टेप में, तो बुक्स में लेके आओ वो 2,02,000 रिकॉर्ड किधर किया है तो लिखो अभी. तो सेलिंग कंपनी क्या बोलेगा? सेलिंग कंपनी विल फर्स्ट पास द एंट्री फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम परचेजिंग कंपनी. तो परचेजिंग कंपनी को बोलेगा, हे परचेजिंग कंपनी मैं तेरे को डेबिट कर रहा हूं, परचेजिंग कंपनी मैं तेरे को डेबिट कर रहा हूं, तू हमारा डेटर है, तू हमारा डेटर है. तो परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. याद रखने का तरीका, परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का, परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा सेकेंड इफेक्ट. ओके, रिकॉर्ड पीसी हो गया. अभी रिसीव पीसी, ये 2,02,000 जो ड्यू है वो नेक्स्ट स्टेज में रिसीव करो. सो हम लोग सेलिंग कंपनी है, अभी हम लोग को 2,02,000 रुपीज मिलेगा. अगर आप रिमाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैश मिल रहा है 90,000 रुपीज का. वो था ना इधर 10 रुपए का कैश देने का है, तो 9,000 इक्विटी शेयर्स पे 10, तो 90,000 का कैश मिल रहा है. फिर इक्विटी शेयर्स वालों को परचेजिंग कंपनी अपना इक्विटी शेयर्स दे रहा है, इक्विटी शेयर्स दे रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है इस समय. तो इक्विटी शेयर्स को जो इक्विटी शेयर्स दे रहा है वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो 72,000 का है इफ यू रिवाइंड. तो 90,000 का कैश है, मुझे बराबर से याद है, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, कैश है 90,000 का. फिर वो लोग ने कुछ इक्विटी शेयर्स दिया 72,000 का, और प्रेफरेंस शेयर्स वो लोग ने दिया हुआ है, हाउ मच वाज दैट? 40,000 का था. ये आपको पीसी में मिल जाएगा. ठीक है, हाँ. तो रिसीव पीसी, सेलिंग कंपनी इज रिसीविंग पीसी. वाओ, सो उनको कैश मिला, सो कैश कम्स इन. परचेजिंग कंपनी की वहां से इक्विटी शेयर्स आया 72 का, तो कैश कम्स इन. इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. सो 3 चीज मिला. तो यहां देखिए अभी कैश कम्स इन 90,000.
पीसी में था ना। अच्छा, कैश आया, फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी इन आउट। इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कितना है 72K। मालूम है वो 6000 शेयर्स आ रहा था ऑफ 10 एट 12, तो 12 वाला लेने का, ऑफ 10 एट 12, तो एट वाला फिगर लेने का। 6000 इंटू 12 72 आया। जस्ट रिमाइंड एंड सी द पीसी कैलकुलेशन। एनीवे, कैश कम्स इन, इक्विटी शेयर्स कम्स इन, फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन। तीन चीज आया, तो डेबिट में लिख लिया कम्स इन। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया? परचेजिंग कंपनी। सो कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। क्रेडिट में परचेजिंग कंपनी बिकॉज क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर हम लिखेंगे टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। एक ये है, फिर एक ये है, और एक ये है। तो तीन डेबिट लिखा, अभी तीन क्रेडिट भी तो लिखना पड़ेगा। कहां पे आएगा? परचेसिंग कंपनी में आएगा। ये रहा परचेसिंग कंपनी, तो उसमें तीन क्रेडिट आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट। इन लिखो या ऑफ लिखो। %10 प्रेफरेंस शेयर्स, इन लिखो या ऑफ लिखो। ऑफ परचेजिंग कंपनी 40K। ये बंद करके देखो सर, दूसरे अकाउंट्स बंद करने के बाकी है सर। रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी, बाद में आप परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बंद करके तो देखो, क्योंकि रिकॉर्ड पीसी जब भी था तभी हमने उसको डेटर बनाया। अभी ये सब चीजें आ गया, टोटल सेम होगा, ये अकाउंट क्लोज हो गया, परचेजिंग कंपनी अकाउंट गेट्स क्लोज। ठीक है, सो आर और आर दोनों हो गया। फर्स्ट आर इज रिकॉर्ड पीसी, परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का। परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का, ऑफ कोर्स सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन। ये था रिकॉर्ड पीसी। रिसीव पीसी तो इतना सिंपल है, रिसीव पीसी कैश कम्स इन, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन। तो तीन चीज मिला हमको रिसीव पीसी में, कैश कम्स इन, इक्विटी शेयर्स कम्स इन, प्रेफरेंस शेयर्स कम्स इन। किसने दिया? परचेजिंग कंपनी में। फिर परचेजिंग कंपनी अकाउंट क्लोज। All other accounts are yet to be closed, but first we close the purchasing company account. So after R and R, purchasing company gets closed. ठीक है? Next is D. Dispose of assets and liabilities which are not taken over by purchasing company. अगर purchasing company ने कोई asset या कोई liability नहीं लिया है, तो उसका भी हिसाब किताब करो। Dispose of assets and liabilities which are not taken over. Don't worry, मैं आपको सब स्टेप्स दूंगा। ठीक है, डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर। तो स्टेप डी डील्स विद क्रॉसेस इन द प्रॉब्लम। डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, क्रॉसेस इन द प्रॉब्लम। हाँ, वो लोग ने डेटर्स लेने का ना बोला था, तो सेलिंग कंपनी क्या करेगी? सेल कर देगी डेटर्स। सेल कर देगी मतलब वो लोग खुद डेटर्स के पास से पैसा कलेक्ट करके आएंगे। तो एंट्री क्या आएगा? उनको खुद को पैसा मिलेगा जब कोई एसेट वो लोग बेचेंगे। द एंट्री इज कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अगर हम 11th स्टैंडर्ड में है तो जब हम एसेट बेचते हैं तो कैश आया टू असेट अकाउंट। इस चैप्टर में कैश तो आया लेकिन टू असेट अकाउंट नहीं लिखने का, क्योंकि अभी असेट का कोई अकाउंट ही नहीं है। लेजर बुक में कोई भी सिंगल असेट का अकाउंट ही नहीं है। सब अकाउंट
रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, एवरीथिंग इज डम्प्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे? आपने एक एसेट बेचा तो एसेट गोज आउट, तो क्रेडिट में एसेट अकाउंट आना चाहिए ना, बराबर है, एसेट अकाउंट आना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में सारे एसेट्स अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन में डाल दिया है। तो इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट यू हैव टू राइट रियलाइजेशन अकाउंट। डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर। ये एसेट बेच दो, कितने में बेचा? ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज्ड 35,000, इन शॉर्ट 5,000 बैड डेट्स हो गया है। एनीवे 35,000 मिला, तो अपने को जो मिला उसका एंट्री पास करने का। कैश कम्स इन, कैश कम्स इन 35K टू डेटर्स अकाउंट नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट, ये रियलाइजेशन अकाउंट, इधर क्रेडिट, बाय कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में डेटर्स। ठीक है, 35,000 का एंट्री। स्टूडेंट बोलेगा सर वो 5,000 का लॉस हुआ ना अपने को, तो लॉस का एंट्री नहीं आएगा। नहीं, लॉस का एंट्री नहीं आएगा, बिकॉज इस चैप्टर में लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बोलता हूं। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, डेटर्स के नाम पे 40,000 डेबिट है और डेटर्स के नाम पे 35 क्रेडिट है, तो 40 का डेबिट, 35 का क्रेडिट, तो 5,000 का डेबिट हुआ, मतलब 5,000 का लॉस हुआ। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अपने को खाली कितने में बेचा वही लिखने का। कितना माल आया? 35, तो 35 बस। सर वो 5,000 का लॉस नहीं हुआ, एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। 40 इधर है, 35 इधर है, सो नेट 5,000 का डेबिट आ गया। डेबिट मीन्स लॉस, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली 5,000 आ गया। डिस्पोज ऑफ, डी स्टेप, डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर। तो डेटर्स डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। कैश वो कोई सेल करने की बात नहीं है, कैश हम बेच सकते हैं। हमारे पास 30,000 पड़ा है, अरे भाई ले लो हमको ये 30,000 बेचना है, ये लो 30,000 दे दो हमको। 30,000 में बेचा। डिस्पोज ऑफ स्टेज में ये नॉट टेकन ओवर है, लेकिन ये हम सेल करने की चीज नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट, पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स, 20,000 रुपीज नॉट टेकन ओवर, तो सेलिंग कंपनी को भरना पड़ेगा। परचेसिंग कंपनी बोलते हम नहीं भरेगा, तो सेलिंग कंपनी को भरना पड़ेगा। तो एंट्री, जैसे असेट बेचा तो एंट्री क्या था? कैश आया टू रियलाइजेशन, अभी इसको पे करना है, तो टू कैश, और ऊपर किसको दिया आपने पैसा? पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स समझो, क्रेडिटर्स को दिया, तो क्रेडिटर्स टू कैश नहीं आएगा, बिकॉज अभी क्रेडिटर्स अकाउंट है ही नहीं, जितने भी अकाउंट है सब रियलाइजेशन में चले गए, तो इट विल बी रियलाइजेशन टू कैश। उल्टा एंट्री है। असेट में कैसा था? कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, अभी उल्टा है। इसका कोई नया अमाउंट नहीं दिया है। जैसे डेटर्स का कैसे रिवाइज्ड वैल्यू दिया था 35, तो 35 लेने का। डिस्पोज ऑफ स्टेज में यू हैव टू सेल ऑफ, आपको 35 मिला तो 35 का एंट्री आएगा, कैश मिला 35 और लॉस नो एंट्री। सो डिस्पोज ऑफ स्टेज में आपको ये रिवाइज वैल्यू काम आता है, लेकिन ट्रांसफर स्टेज में नहीं। ट्रांसफर स्टेज में भले आर लिखा है, आपको बैलेंस शीट वैल्यू लेने का, ट्रांसफर स्टेज में। अच्छा, इसका तो कोई रिवाइज वैल्यू दिया ही नहीं है, तो सेम वैल्यू। 20 इधर क्रेडिट में आया, अभी इधर डेबिट में आएगा। टू कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में क्रेडिटर्स। ठीक है माय फ्रेंड्स, ओके। और कोई डिस्पोज ऑफ में बाकी है? डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश। कैश का कुछ नहीं करने का, वो डिस्पोज थोड़ी ना होते, वो सेल थोड़ी ना होते कैश। एल इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये सब में मैंने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं लिया है। मान लो कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, शुड वी टेक लिक्विडेशन एक्सपेंस का एडजस्टमेंट? चलो ले लेते हैं।
चलो ले लेते हैं ना, लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस रुपीज 8,000। लिक्विडेशन एक्सपेंस, सेलिंग कंपनी बंद हो रहा है, सेलिंग कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, तो जो लिक्विडेट वाइंड अप जो कंपनी हो रहा है, तो वाइंड अप करने का भी खर्चा आता है, धंधा बंद करने का भी खर्चा आता है। सर कैसे? डायरेक्टर्स के मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई अभी अपने को वाइंड अप करना है, तो वो लोग को शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो मीटिंग का कॉस्ट, बाद में जो भी स्टेशनरी लगेगा वो सब कॉस्ट, ऑडिटोरियम में मीटिंग होगा, तो वो कंपनी बंद करने के लिए जो भी प्रोसीजर किया जाता है उसमें खर्चा आता है। ऑल दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल है कि ये लोग के पास अगर कोई प्रीमाइसिस होता, एक एग्जांपल है, अगर प्रीमाइसिस होता और क्वेश्चन में बोला, परचेसिंग कंपनी बोला नहीं चाहिए प्रीमाइसिस, तो ये लोग को बेचना पड़ेगा। डिस्पोज ऑफ स्टेज वही बोलता है ना कि जो वो डिस्पोज ऑफ स्टेज क्या बोलता है, परचेसिंग कंपनी जो नहीं लेके जाता है, अगर कोई एसेट नहीं लेके जाता है तो बेच दो, अगर लायबिलिटी नहीं लेके जाता है तो पे कर दो, सेलिंग कंपनी पे कर देगा। परचेसिंग कंपनी ने बोला हम नहीं लेके जाएगा, तो बॉस को प्रीमाइसिस अभी ये लोग को बेचना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा आएगा, एसेट बेचने में भी खर्चा आता है, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लो मशीन है इनके पास और परचेसिंग कंपनी बोला मशीन नहीं चाहिए, तो मशीन बेचने के लिए पहले तो इनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये साइज का मशीन है, ये कैपेसिटी है, ये उसका वॉल्यूम है, ये इसका डेंसिटी है, व्हाटएवर, ऑल इंटरेस्टेड पार्टी प्लीज कम, देयर इज एन ऑक्शन ऑफ द मशीन। तो ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, फिर ऑक्शनियर को बुलाना पड़ेगा, वो ऑक्शनियर होता है ना, 1 2 3 जो भी है, तो सब खर्चा होता है, ऐसे ही कंपनी बनने होता है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज 8,000। अच्छा, कुछ बोला नहीं है तो ऑफकोर्स सेलिंग कंपनी को ही भरना पड़ेगा ना खर्चा। विच कंपनी इज लिक्विडेटिंग? सेलिंग कंपनी इज लिक्विडेटिंग। लिक्विडेटिंग मतलब बंद, लिक्विडेट हो गया, वाइंड अप हो गया, बंद हो गया। Which company is getting closed? Selling company. So who has to pay this closing expenses, liquidation expenses? Selling company has to pay. तो उसका खर्चा ये 8,000 रुपया भरना पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का 8,000 रुपया भरना पड़ेगा तो कैश में से जाएगा, तो कैश में आएगा, क्रेडिट साइड में गया 8,000 और वो खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इधर क्रेडिट इधर डेबिट। लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री तो बहुत सिंपल है, रियलाइजेशन टू कैश में। अभी इसमें और 1-2 केस है। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 बट इट विल बी पेड बाय परचेसिंग कंपनी, तो क्या करने का? वो परचेसिंग कंपनी एंट्री पास करता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, वो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा सम लेंगे तभी देखेंगे। इसमें क्या दिया है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश में, खर्चा है तो कैश गया और रियलाइजेशन अकाउंट में कैश गया, सो रियलाइजेशन टू कैश में। एस इज सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स से बात नहीं करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से बात करेंगे और सेटल कर देंगे उनका अकाउंट। हम लोग सेलिंग कंपनी है, इधर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बैठे हैं। 20,000 रुपीज वी आर लायबल टू पे, सेलिंग कंपनी 20,000 रुपीज देना, तो हम लोग कितना दे रहे हैं एक्चुअली? परचेजिंग कंपनी के वहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं और 40,000 के आए हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहां बैठे हैं, तो उनको हमें देना है। वो लोग बहुत खुश है क्योंकि परचेजिंग कंपनी 40,000 रुपीज का अपना शेयर्स दे रहा है। अच्छा, तो
जो परचेजिंग कंपनी के यहां से प्रेफरेंस शेयर्स आया था वो अभी आप दे दो। सो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ये जो 40,000 ऑलरेडी आया है अकाउंट में, वो आप दे दो। तो यहां से वो जाएगा, कहां से जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट में से जाएगा। और किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। ये जो इन था वो अभी आउट हो जाएगा। तो सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट कैसे सॉल्व करते मैं आपको बोलता हूं। परचेजिंग कंपनी के यहां से क्या आया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, उनको दे दो ना यार, सेटल करो ना यार। क्या आया था उनके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या आया था? कैश आया था, इक्विटी शेयर आया था? नहीं, क्या आया था? प्रेफरेंस शेयर आया था। तो दे दो ना। कितने प्रेफरेंस शेयर आए थे? 40,000 के। तो पूरा 40,000 दे दो ना उनको, पूरा उनके लिए ही है। ये कैसे आया था मालूम है? वो रिसीव की एंट्री थी ना, कैश आया, इक्विटी शेयर्स आया, प्रेफरेंस शेयर्स आया, रिसीव वाला। कैश कम्स इन, इक्विटी शेयर्स कम्स इन, प्रेफरेंस शेयर्स कम्स इन। किसने दिया? परचेजिंग कंपनी ने। तो तभी ये आ गया है। अभी उसको निकालो। सो दिस इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सेम फिगर लिखने का, ये पूरा 40,000 इनको ही जा रहा है। सेम फिगर 40,000 इनको गया, सॉरी गोज आउट एंड एक इधर लिखा आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो। वहां से जो प्रेफरेंस शेयर्स आया है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो आमने सामने दूसरे का नाम लिख दो ना। अच्छा, यहां पे क्या लिखू अभी? यहां पे उसका नाम क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अच्छा, और यहां पर क्या लिखूं? इस अकाउंट का नाम 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक दूसरे का नाम। यह अकाउंट भी बंद हो गया क्योंकि इसमें जो शेयर्स पड़े थे वो दे दिए 40 के। इसमें जो शेयर्स पड़े वो दे दिए। तो सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जो आया है वो उनको दे दो। तो यहां से जो प्रेफरेंस शेयर्स परचेजिंग कंपनी के आए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो। तो वो जो प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं वो गोज आउट और किसको दिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट। Sir, why preference shareholders debit? Because debit the receiver. Sir, why that is credit? Because it is going out. The shares are going out and the company is giving away. तो सेलिंग कंपनी के लिए वो भी गया, किसको दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। वर्ड सेटल मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट सेटल करो, क्लोज करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट। देने का था 20, दे दिया 40। देने का था 20, दे दिया 40। वो लोग तो खुश हो गए, लेकिन मेरे दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम पैसा मिलेगा ना उतना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा दिया। उसका दूसरा मीनिंग हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना कम मिलेगा। नाउ ये जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। इसको बोलते हैं सेटलमेंट लॉस। सेटलमेंट लॉस मैं आपको समझाता हूं। 20 इधर, 20 इधर क्रेडिट, रियलाइजेशन में डेबिट। क्या लिखूं? इसका नाम लिखने का 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट।
ये डेबिट साइड में लिखा, एक्सपेंस में लिखा, हाँ जी ये एक्सपेंस है। जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो ये 20,000 यहां लिखा उसका मतलब है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा उसका मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर करेंगे ये। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा दिया, परचेजिंग कंपनी ने ज्यादा दिया, परचेजिंग कंपनी ने ज्यादा दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का लॉस कैसे हुआ? इधर लिखा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का लॉस है, कैसे? बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। ठीक है, सुनो मैं आपको समझाता हूं, सुनो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि सेलिंग कंपनी का जो भी असेट्स वो लोग लेने वाले हैं उसका वैल्यूएशन होता है। ओके, मान के चलो कि जो हम एसेट्स लेके जा रहे हैं उसका, सेलिंग कंपनी का जो हम एसेट्स लेते हैं, परचेजिंग कंपनी जो एसेट्स लेता है वो एसेट्स का वैल्यू आया, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 10 लाख का एसेट्स आया, लेकिन साथ में कर्जा भी वो लोग ने उठाया, से 2 लाख का कर्जा उठाया, तो 2 लाख का कर्जा आया, 10 लाख का एसेट लिया और 2 लाख का कर्जा भी आया, तो उनके हाथ में नेट 8 लाख रुपीस आया। तो एक्चुअली स्पीकिंग परचेजिंग कंपनी 8 लाख रुपीस देना चाहिए, बराबर है। लेटेस्ट से वो लोग गुडविल का भी पैसा मांग रहे, एक्स्ट्रा मांग रहे, गुडविल का 1 लाख रुपया। परचेजिंग कंपनी बोला ठीक है तो हम 9 लाख रुपीस आपको देगा। 9 लाख कंपनी का हिसाब करेगा, मेरे को 10 लाख का एसेट आया लेकिन सामने 2 लाख का लायबिलिटी भी तो आया, तो मेरे हाथ में तो 8 लाख आया, चल तेरा गुडविल का 1 लाख और दे, 9 लाख, तो तेरा वैल्यूएशन 9 लाख का है, मैं तेरे को 9 लाख रुपए देगा। अच्छा, अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले ने क्या बोला, एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 20,000 है, तो 9 लाख में से 20,000 प्रेफरेंस को जाना चाहिए। सो एक्चुअली स्पीकिंग 9 लाख में से 20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए और 8 लाख 80 उसको जाना चाहिए। 9 लाख मिलने वाला है बिकॉज वैल्यूएशन 9 लाख है, 9 लाख में से 20 इसको, 880 इक्विटी को, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले ने बोला हमको 40 चाहिए, तो 9 लाख में से अभी 40 उनको दे देना पड़ेगा और 860 उनको जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को जब भी हम ज्यादा देते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा। सो दिस लॉस इज एक्चुअली टू बी बोर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज हाउ दिस वर्क्स। एनीवेज आप इतना ध्यान रखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बंद करो, कहीं पर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, कहीं पर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, रियलाइजेशन में डाल दो, इधर आया तो भी रियलाइजेशन में, इधर आया तो भी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में डालने का मतलब क्या मालूम है, उसका असर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, थोड़ी देर में वो पता चलेगा। सो सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब परचेजिंग कंपनी के यहां से जो भी आया है वो निकाल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो, तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गोज आउट एंड अवे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो माय फ्रेंड्स, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, स्टेट एस, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर द लास्ट टाइम, हम लोग सेलिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी के यहां से जो भी आया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, सो जो भी आया है वो उनको दे दो। इस सम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गोज आउट, वो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी ले लो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो। सो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गोज आउट, ध्यान दीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गोज आउट, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ, गोज आउट, एंड दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर द रिसीवर, ठीक है। क्लोज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, whichever side there is a balancing figure in preference shareholders account, put it into realization. Whichever side there is a balancing figure, put it into realization. Last step C, close all the remaining accounts and transfer to equity shareholders account. Finally, अपना equity shareholders account tally होना चाहिए. So last step is C,
क्लोज ऑल द अकाउंट्स. लेट्स स्टार्ट क्लोजिंग. मैं रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं. Let me close. Yeah, so 79,000 is the balancing figure. 79,000 is the balancing figure. Close all the accounts and transfer to equity shareholders account. So ये balancing figure किधर जाएगा? Equity shareholders account. Debit effect, credit effect. ये रहा equity shareholders account. 79,000 by realization account. This is a profit. Credit side is more, so this is a profit. ठीक है. और कौन सा अकाउंट क्लोज करने का बाकी है? कैश. सो लेट्स क्लोज कैश अकाउंट. 30 and 90, 120, 155. और बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है इधर? 155 minus 28. $127,000. सब बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाल दो. सो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट इधर क्रेडिट इधर डेबिट. टू कैश और बैंक. व्हाट इज द लॉजिकल मीनिंग ऑफ दिस? कि लास्ट में कैश अकाउंट में 1,27,000 बचा है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो. कैसे 1,27,000 बचा है? लेट्स अंडरस्टैंड द कैश बैंक अकाउंट. सेलिंग कंपनी के पास पहले 30,000 बैलेंस था, फिर 90,000 और आया परचेजिंग कंपनी के यहां से. इफ यू रिमेंबर दे आर गिविंग कैश ऑफ 90,000 पीसी में, तो 30 पहले से था, फिर पीसी में 90,000 आया. करेक्ट. फिर ये 35,000 इज डेटर्स का. देखिए यहां पे डेटर्स का, डेटर्स से पैसा कलेक्ट हुआ. सो 30 पहले से था, 90 परचेजिंग कंपनी के यहां से आया, 35,000 डेटर्स से आया, टोटल 155. उसमें से क्रेडिटर्स को 20 दे दिया. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000, क्रेडिटर्स को 20 दे दिया. लिक्विडेशन अभी बचा 127,000. दैट विल बी टेकन अवे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो दैट इज द लॉजिकल मीनिंग. ठीक है. ओके. सो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, कैश बैंक क्लोज हो गया, परचेजिंग कंपनी अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज है. इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. परचेजिंग कंपनी के यहां से जो इक्विटी शेयर्स अकाउंट आया उसमें अभी 72,000 का बैलेंस आएगा. किधर जाएगा? सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा. सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इधर क्रेडिट इधर डेबिट. क्या नाम से है? टू इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट. चलो बंद कर दिया. दिस अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज. दैट्स इट. ऑल अकाउंट्स आर क्लोज. नाउ फाइनली आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट शुड टैली. अगर वो टैली हुआ देन द सम इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग. सो लेट्स चेक आउट. $2,09,000 ये साइड का टोटल आया. ऑब्वियसली दिस विल बी 2,09,000. या ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को स्टडी करते. चलो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को स्टडी करते. सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस इज द सेलिंग कंपनी. उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स 90,000 पे थे.
करेक्ट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं हमको हमारा 90,000 कैपिटल वापस दो, तो वो लोग 90,000 कैपिटल मांग रहे हैं, प्लस रिजर्व में 30,000 है वो मांग रहे हैं, प्लस 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है वो मांग रहे हैं, प्लस अभी अभी जो प्रॉफिट हुआ 79,000 का प्रॉफिट है वो मांग रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे दोस्तों टोटल इतना पैसा मांग रहा है, अपना कैपिटल, जनरल रिजर्व, अपना प्रॉफिट और अभी अभी जो प्रॉफिट हुआ वो मांग रहा है, तो टोटल 2,09,000 मांग रहा है, करेक्ट। अच्छा, तो उनको कैसे दिया जाता है, उसमें से 10,000 सेलिंग कंपनी ने बोला तुमको 10,000 नहीं मिलेगा, वो तो एक्सपेंस है, वो तुमको ही बेयर करना पड़ेगा, अंडर राइटिंग कमीशन। सो 2,09,000 वो लोग मांग रहे हैं, उसमें से बोला कि 10,000 तुमको नहीं मिलेगा, वो तो एक्सपेंस है। सो 2,09,000 में से अगर 10,000 जाएगा, दैट इज 1,99,000 बचेगा, वो उनको कैसे दिया जाता है, उनको कैश मिला 127, उनको इक्विटी शेयर्स दिया परचेसिंग कंपनी से जो आया था 72, ठीक है। सो 209 दे वर डिमांडिंग, उसमें से 10 नहीं मिलेगा और बाकी का 127 उनको कैश मिला, 72 उनको शेयर्स मिला परचेसिंग कंपनी का। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर हैप्पी। So this is how we have to do the closing of books of accounts. Correct? Now, how come realization account is a nominal account? वो मैं आपको समझा दूं। Nominal account कैसे है मैं समझा दूं। If you talk of debtors, originally 40,000 था, लेकिन कलेक्ट हुआ 35, तो 40 डेबिट है, 35 क्रेडिट है, सो नेट 5,000 का डेबिट हुआ, सो दैट इज अ लॉस। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, डेटर्स के नाम पे 40,000 डेबिट, डेटर्स के नाम पे 35,000 क्रेडिट, तो नेट डेबिट हुआ 5,000 का, जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया डेटर्स का। क्रेडिटर्स में नो प्रॉफिट नो लॉस है, बिकॉज इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होता है इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट होता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जब भी हम लोग 11th में थे और किसी ने आपको बोला कि कोई फिक्स्ड एसेट, उसका वैल्यू है 10,000, वैल्यू है 10,000, सेलिंग प्राइस, करंट वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, आज का वैल्यू, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, रिवाइज्ड वैल्यू, आज का वैल्यू उसका 12,000 है, तो 10,000 का वैल्यू है, 12,000 में वो लोग ने बेचा, तो बुक में उसका वैल्यू 10 है, लेकिन आज का रिवाइज वैल्यू 12 है, और अगर आपने बेच दिया तो 10 and 12, 2,000 का प्रॉफिट। रियलाइजेशन अकाउंट इज एग्जैक्टली सेम। एक बाजू सब बुक वैल्यू ऑफ असेट्स है, बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, असेट्स इधर है, लायबिलिटीज इधर है, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स है, और दूसरी बाजू पीसी है। नाउ पीसी मतलब क्या, परचेजिंग कंपनी 2,02,000 देने को तैयार है। क्यों देने को तैयार है, बिकॉज उनके पास जो असेट्स है उसका मार्केट वैल्यू वो होगा, उसका एकदम रिवाइज वैल्यू होगा, लेटेस्ट वैल्यू, इसलिए तो वो बोलता है मैं तुमको 2,02,000 रुपीज देगा। क्यों, बिकॉज उन लोगों ने स्टडी किया। तो एक बाजू आप बुक वैल्यू ऑफ असेट्स है, दूसरी बाजू रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स है, मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं आप। So difference of book value and revised value will give you either profit or loss. That is why realization account is a nominal account, और इसलिए हमको इसमें से जो मिलेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। This is the profit of course. This is the profit of course. ठीक है my friends? So that is how it is. For the last time हम लोग क्विक रिविजन करते हैं of all the steps. Yeah?